नमस्कार। एचपीआरसी के अपकमिंग टीजीटी, जेबीटी और बाकी भी आने वाले एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज़ चलाई है। इस सीरीज़ को हमने अभ्यास एचपीआरसी करके जो है वो नाम दिया है। इस सीरीज़ में सारे टॉपिक्स को कवर किया जाता है जो ऑफिशियली सिलेबस में मेंशन किए गए हैं और हर क्वेश्चन को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। अभी हम डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल बर्न्स इन इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस तब उत्पन्न होती है जब कोयला जो है वो अपर्याप्त ऑक्सीजन में जलता है। जब देखिए जब कोयले को जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो जलता है तो एक गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है और ये गैस जो प्रोड्यूस होती है ये हार्मफुल भी मानी जाती है, पॉइजनस गैस जो है ये मानी जाती है। इस गैस को जो है वो कौन सी गैस बोला जाता है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अगर हम गैसेस के बारे में ही बात करते हैं कि कौन कौन सी गैसेस एग्जाम में पूछी जाती हैं मुख्य रूप से, तो एक तो लाफिंग गैस पूछा जाता है कि लाफिंग गैस जो है वो कौन सी होती है, तो वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस जो है वो होती है। ये आपने ध्यान रखना है, ये लाफिंग गैस जो है वो होती है। बल्लभ में जो है वो कौन सी गैस होती है, तो बल्लभ में भी गैस आपने ध्यान रखनी है कि बल्लभ में भी गैस कौन सी होती है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। एक तो आर्गन गैस जो है वो बल्लभ में होती है, आर्गन आपने ध्यान रखना है, ये गैस जो है वो बल्लभ में होती है। और बल्लभ का जो फिलामेंट होता है वो कौन सी मेटल से बना होता है, वो भी क्वेश्चन बनता है, तो वो टंगस्टन मेटल से जो है वो बना होता है। अच्छा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट होते हैं उनको आर्टिफिशियल तरीके से पकाया भी जाता है तोड़ने के बाद, तो उसके लिए कौन सी गैस यूज़ होती है, उसके लिए इथाइलिन गैस जो है वो इस्तेमाल होती है। यहाँ पर लिख देता हूँ, इथाइलिन गैस राइपनिंग ऑफ फ्रूट में जो है वो इस्तेमाल होती है। ये भी पता चल गया। बाकी नोबल गैस कौन सी होती है, तो नोबल गैस जो है वो हीलियम गैस जो है वो होती है। ये नोबल गैस की श्रेणी में जो है वो आता है, नोबल गैस हीलियम गैस जो है वो होती है। और हीलियम अकेली ही नहीं नोबल गैस होती है, इसमें और भी होती हैं, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब जो है वो नोबल गैसेस में ही आती हैं। इतना काफ़ी है जानने के लिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है, बोलते हैं मिथिला पेंटिंग ऑल्सो नोन एज मधुबनी फोक आर्ट इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। तो बोलते हैं कि मिथिला पेंटिंग जिसे मधुबनी लोक कला के रूप में भी जाना जाता है, पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य से ये जुड़ी हुई है। अगर हम मिथिला पेंटिंग की बात करते हैं, इनको जो है वो मधुबनी आर्ट भी बोलते हैं, मधुबनी लोक कला भी बोलते हैं। ये जो है वो बिहार स्टेट से जो है वो जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन सी बिहार जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। बिहार स्टेट से जो है ये मिथिला पेंटिंग जो है वो जुड़ी हुई है। बाकी अगर हम पेंटिंग्स या फिर आर्ट के बारे में बात करते हैं तो हमें बिहार में मधुबनी पेंटिंग देखने को मिल जाएगी, महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग फेमस है, उड़ीसा की जो है वो पट्टचित्रा जो है वो फेमस है, आंध्र प्रदेश की जो है वो काला मकरी जो है वो फेमस है, मध्य प्रदेश का गोंड पेंटिंग जो है वो फेमस है, राजस्थान की फाड़ पेंटिंग आती है और मंदाना पेंटिंग यहाँ की आती है, ये आर्ट यहाँ का फेमस है। वेस्ट बंगाल में जो है वो कालीघाट पेंटिंग जो है वो आती है और गुजरात में जो है वो अथिया जो है वो फेमस है। और हमारे हिमाचल में तो आपको पता है कांगड़ा पेंटिंग जो है वो काफ़ी फेमस है, इसका जो है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो नाम है। कांगड़ा पेंटिंग के अलावा भी जो है वो पेंटिंग्स में जो है चंबा के भी आर्ट जो है वो काफ़ी फेमस है। चंबा के अलावा जो है वो हिमाचल के अलग अलग स्टेट में अपनी पहचान है, परंतु जो आर्ट की श्रेणी में हम बात करते हैं तो आर्ट में कांगड़ा पेंटिंग का अपना एक नाम है। कांगड़ा पेंटिंग के अलावा चंबा का भी अपना एक नाम है। चंबा का थाल बहुत ज़्यादा फेमस होता है, चंबा की चप्पल बड़ी फेमस होती है, चंबा का रुमाल वो भी इंटरनेशनली जो है वो चंबा का रुमाल जो है वो जाना जाता है। तो इतना सब आप यहाँ से नॉर्मल से क्वेश्चंस जो हैं ये ध्यान रखेंगे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, पेंटिंग्स के बारे में क्लियर हो गया है यहाँ से क्वेश्चन हमारा, तो अगले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल इनवॉलंटरली एक्शन इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, सेलिब्रेशन एंड वॉमिटिंग। तो बोलते हैं मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा रक्तचाप, लार और उल्टी सहित अन्य जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनके ऊपर जो है वो नियंत्रण करता है। इस तरह का क्वेश्चन ब्रेन के बारे में हमने पहले भी जो है वो इसी सीरीज में पढ़ रखा है और ब्रेन का मैंने पूरा एक्सप्लेन भी आपको कर रखा है कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस पार्ट का जो है वो अपना क्या काम जो है वो होता है, वो सारा जो है वो एक्सप्लेन कर रखा है। अब देखिए ब्रेन के उस पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा ब्रेन आता है, वो एक तो मेडुला पार्ट आता है ब्रेन का और एक हिंड ब्रेन जो है वो आता है। मेडुला और हिंड ब्रेन, ये ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। मेडुला इन दी हिंड ब्रेन, ये आपने ध्यान रखना है। मेडुला इन दी हिंड ब्रेन ये काम करता है जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर जो बढ़ता कम होता है, सेलिब्रेशन जो होती है, लार जो आती है और वॉमिटिंग उल्टी जो आती है, उन सबको जो है ये कंट्रोल जो है वो करता है।
अब हम ब्रेन के बारे में ही जो है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रेन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो ये जो मेडुला होता है ना, ब्रेन में मेडुला जो पार्ट होता है ये बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। मेडुला अकेला ही जो है वो हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है। ये जो है वो सांस लेने के जो एक्शन होते हैं, रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है उसको जो है वो ये कंट्रोल करता है। और वॉमिटिंग तो आपने पढ़ लिया, ब्लड प्रेशर आपने पढ़ लिया, बाकी की जो अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं वो आपने पढ़ लिया। वो सब जो है ये चीज़ें मेडुला के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। वैसे ही जो है वो और भी पार्ट हैं ब्रेन के, वो क्या क्या जो है वो करते हैं। जैसे कि हमें पता चलता है कि हीट है, कोल्ड है, पेन हो रही है, इन सब को जो है वो कंट्रोल एक चीज़ करती है। और ये नर्व सिस्टम होता है हमारा जो कंट्रोल करेगा ये कौन से पार्ट से जो है वो चीज़ें मैनेज होगी। ब्रेन का डाइसेफेलॉन कर ये पार्ट जो है वो आता है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा। और बाकी भी जो है वो सेरेब्रम पार्ट एक ब्रेन का जो है वो आता है जो यहाँ पर लिखा भी गया है। तो इसमें जो है वो हमारा थिंकिंग आता है, इंटेलिजेंस आता है, मेमोरी आता है, हम चीज़ों को कितनी देर तक याद रख पाएंगे वो इसमें आता है, हमारी जो स्किल वर्क होता है वो इसमें आता है, रीजनिंग की जो पावर होती है वो यही सेरेब्रम पार्ट में आती है, विल पावर हमारी हो गई वो मैंने बता दिया। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी सेरेब्रम पार्ट में आती हैं। तो सेरेब्रम, मेडुला और डाइसेफेलॉन ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी, ये तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को जो है वो आप ध्यान रखना कि ये चीज़ें जो है वो क्या क्या काम जो है वो करती हैं। अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ से देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच पार्लियामेंट्री कमेटी रिव्यूज रिपोर्ट्स सबमिट बाय पब्लिक अंडरटेकिंग स्पेसिफाइड इन द 4th शेड्यूल टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट बिजनेस इन लोकसभा ऑफ इंडिया। तो बोलते हैं कौन सी संसदीय समिति भारत की लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के लिए 4थी अनुसूची में जो है वो निर्दिष्ट लोक उपक्रमों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करता है। अब देखिए अलग अलग तरह की कमेटी जो है वो हमने पढ़ रखी है, ठीक है, हमने पार्लियामेंट्री अलग अलग तरह की कमेटी पढ़ रखी है, उनके बारे में ही ये क्वेश्चन पूछा गया। बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपको उस पार्लियामेंट्री कमेटी का नाम बताना है जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो रिव्यू करती है पब्लिक अंडरटेकिंग की जो रिपोर्ट होती है उसको, जो 4th शेड्यूल में स्पेसिफाइड है, जिसके प्रोसीजर, जिसके कंडक्ट बिजनेस करने का तरीका लोकसभा में जिसमें जो है वो सब चीज़ें ये आती हैं। तो इस कमेटी की अगर हम बात करें तो ये कमेटी जो होती है ना, ये होती है कौन सी कमेटी, ये कमेटी होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगर हम कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग की बात करते हैं तो इसको क्रिएट करने की रिकमेंडेशन 1964 में दी गई थी। कृष्णा मेनन कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन जो था वो दी गई थी। ओरिजिनली जब ये कमेटी बनाई गई थी तो इसमें 15 मेंबर होते थे, 10 लोकसभा से होते थे, एक जो है वो राज्यसभा से होता, 10 लोकसभा से होते थे और 5 जो है वो राज्यसभा से होते थे। अब देखिए 1974 में क्या होता है, मेंबर की संख्या जो है बढ़ा दी जाती है और 22 जो है वो कर दी जाती है। अब जो है वो इस कमेटी में 22 मेंबर जो है वो आते हैं, जिसमें से जो है वो 15 मेंबर जो है वो लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर जो है वो राज्यसभा से जो है वो होते हैं। तो ये आपने कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में ध्यान रखना है। वैसे ही एक और कमेटी आती है एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी में जो है वो कितने मेंबर आते हैं, एस्टीमेट कमेटी में जो है वो 30 मेंबर जो है वो आते हैं और इसमें 30 के 30 मेंबर जो हैं वो लोकसभा से ही होते हैं। राज्यसभा की इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं होती है। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो गया, एस्टीमेट कमेटी जो है वो हो गया। एक और कमेटी दी गई है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पैक इसको बोलते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर जो है वो होते हैं, तो इसमें भी 22 मेंबर जो हैं वो होते हैं। 22 में से 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में ये इन कमेटियों का स्टेटस है, इतने मेंबर जो हैं वो यहाँ से हैं, लोकसभा से हैं, राज्यसभा से हैं। एक कमेटी ऐसी भी है जिसमें लोकसभा से ही सदस्य हैं, लोकसभा को ही रिप्रेजेंटेशन दी गई है, राज्यसभा को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया टचेस मैक्सिमम स्टेट बाउंड्री। तो बोलते हैं कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो अधिकतम राज्यों के साथ जो है वो सीमा साझा करता है। अब देखिए ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जो मैक्सिमम स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो वो स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश स्टेट जो है वो आ जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका होगा। उत्तर प्रदेश जो है वो कितने स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, उत्तर प्रदेश टोटल 8 इंडियन स्टेट्स के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। अब ये 8 इंडियन स्टेट जो है वो कौन कौन से आते हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश की बाउंड्री लगती है। उत्तर प्रदेश हरियाणा के साथ, उत्तराखंड के साथ, राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, बिहार के साथ और दिल्ली के साथ भी ये बाउंड्री शेयर करता है।
इस चीज़ को हम मैप के माध्यम से भी जो है वो समझेंगे, मैप पर देख कर भी समझेंगे, परंतु थोड़ा सा मैं आपको और भी बता देता हूँ। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश स्टेट आता है जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, फिर कर्नाटक आता है, फिर आंध्र प्रदेश जो है वो आता है। मध्य प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, महाराष्ट्र के साथ, गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। वैसे ही कर्नाटक गोवा के साथ, महाराष्ट्र के साथ, तेलंगाना के साथ, तमिलनाडु के साथ और केरल के साथ बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। तो इन स्टेट्स के बारे में पहले आप थोड़ी थोड़ी जानकारी ध्यान रखिए। अब यही जानकारी हम मैप में भी देखेंगे, परंतु मैप में जब हम देखेंगे कुछ भी उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के भी अलग अलग तरीके हैं। एक है कि आप दिल को तसल्ली दे रहे हैं, दूसरा है कि आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी जो स्टडी है उसको प्रॉपर शेप मिले, आपको सक्सेस मिले, तो ये टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेस्ट सीरीज जो हमने चलाई है इसमें अभी हमने वेबसाइट का लिंक भी, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी शेयर किया है, और वहाँ पर आप इन सीरीज़ के, जैसे कि अभ्यास सीरीज, उत्तीर्ण सीरीज हो गई, अभ्यास सीरीज हो गई, उनके MCQ ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी और भी अपडेट्स आपको टेस्ट सीरीज ग्रुप में टाइम टू टाइम दे दी जाती हैं। तो टेस्ट सीरीज को जल्दी से ज्वाइन कर लेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है। अब देखो, ये उत्तर प्रदेश स्टेट जो है वो आता है। उत्तर प्रदेश किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है? एक तो ये बाउंड्री शेयर कर रहा है हरियाणा के साथ, एक ये बाउंड्री शेयर कर रहा है उत्तराखंड के साथ, एक ये बाउंड्री दिल्ली के साथ भी जो है वो यहाँ पर लगा रहा है। थोड़ी सी आप देखेंगे बाउंड्री यहाँ पर हिमाचल के साथ भी कहीं ना कहीं पर इसकी लग रही है। उसके अलावा राजस्थान के साथ बाउंड्री लग रही है, मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री जो है वो सारी लग रही है मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ इसकी बाउंड्री लग रही है, झारखंड के साथ ये बाउंड्री बनाता है, बिहार के साथ ये बाउंड्री बनाता है, और इंटरनेशनल बाउंड्री में अगर हम बात करें तो ये नेपाल के साथ जो है वो बाउंड्री बनाता है। अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करते हैं तो इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो एक नेपाल के साथ, एक तिब्बत के साथ, एक भूटान के साथ, एक म्यांमार के साथ, एक बांग्लादेश के साथ, और इस साइड पाकिस्तान आ जाता है, इनके साथ जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री भारत जो है वो शेयर करता है। तो भारत की इंटरनेशनल बाउंड्री भी आपको पता होनी चाहिए, स्टेट की टर्म में भी आपको पता होना चाहिए कि भारत कौन कौन से स्टेट्स के साथ जो है बाउंड्री साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क्यू लोकेटेड इन। तो बोलते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है ये मॉस्क्यू है, और ये मॉस्क्यू जो है वो कहाँ पर जो है वो आती है? 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो एक मस्जिद है, और ये मस्जिद जो है वो कहाँ पर आती है? ये अजमेर में जो है वो आती है। अजमेर, ऑप्शन सी सही आंसर है। अजमेर कहाँ पर आता है? ये राजस्थान स्टेट में जो है वो आता है। ये जो 2.5 दिन का झोंपड़ा मॉस्क्यू है राजस्थान के अजमेर में आती है। किसके द्वारा ये बनाई गई थी? तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में जो था वो बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आपने ध्यान रखना है। और अगर यहाँ से हम जो है वो यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स की बात करेंगे जो इंडिया में जो है वो आती है, मैंने कल भी रिवाइज करवाई थी, आज फिर से रिवाइज करवा रहा हूं ताकि याद आपको रह जाए। तो यूनेस्को के द्वारा अजंता केव्स को शामिल किया गया है। अजंता केव्स महाराष्ट्र में आती है, 1983 में ये शामिल हुई थी। 1983 में ही एलोरा केव्स महाराष्ट्र की ऐड की गई थी, और 1983 में आगरा फोर्ट भी उत्तर प्रदेश का ऐड किया गया था, और 1983 में ही जो है वो ताजमहल उत्तर प्रदेश का ऐड किया गया था। ये 1983 के थे। फिर 1984 में जो है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा में है, ये ऐड किया गया। 1984 में महाबलीपुरम के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको ऐड किया गया, ये तमिलनाडु में आते हैं। और उसके बाद 1985 में खजरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में आता है उसको ऐड किया गया। 1985 में ही मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ऐड किया गया था, ये असम में आती है। और 1985 में जो है वो राजस्थान के क्योलाडियो नेशनल पार्क को भी ऐड किया गया था। तो ये 1985 का भी आपने ध्यान रखना है। ये हमने 1983, 84, 85 का जान लिया। अब लेटेस्ट वाला जानते हैं। लेटेस्ट में जो है वो 2025 के आ जाते हैं। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो आते हैं ये महाराष्ट्र में कुछ पढ़ते हैं और कुछ तमिलनाडु में पढ़ते हैं। इनको 2025 में जो है वो यूनेस्को की कल्चरल लिस्ट में जो है वो शामिल किया गया था। और 2024 में उससे पहले असम के जो मोइदम्स थे, मोइदम ये जो है वो अहोम डायनेस्टी के हैं, इनको ऐड किया गया था। और उससे पहले 2023 में जो है वो होयसाला के जो असेंबल्स आते हैं, सेक्रेट असेंबल्स आते हैं, उनको ऐड किया गया था। ये होयसाला के जो मंदिर हैं ये कर्नाटक में जो है वो आते हैं। और 2023 में ही जो है वो शांति निकेतन को भी ऐड किया गया था यूनेस्को की लिस्ट में। शांति निकेतन जो है वो वेस्ट बंगाल में जो है वो आता है।
तो ये सब आपने ध्यान रखना है यहाँ से यूनेस्को के लेटेस्ट और 2023, 2024 और 2025 के और 1983, 1984 और 1985 के मॉन्यूमेंट्स के बारे में जो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। आगे बोलते हैं भगत सिंह एंड यहाँ पर डैश कर होगा एंड डैश थ्रू अ बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 8 अप्रैल 1929। तो बोलते हैं भगत सिंह और किसके द्वारा जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वो बॉम्ब फेंका गया था। ये 8 अप्रैल 1929 को जो था वो फेंका गया था। देखो भगत सिंह और भगत सिंह के साथी भी थे। भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा जो है वो बॉम्ब फेंका गया। ये बॉम्ब कब फेंका गया था? ये 1929 में फेंका गया था और ये जो है वो बटुकेश्वर दत्त थे जिनके साथ मिलकर फेंका गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये बॉम्ब इनके द्वारा कहां पर फेंका गया था? ये बॉम्ब जो था वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर जो था वो फेंका गया था। अब देखिए ये बॉम्ब 1929 में फेंका गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ये फेंका गया था और ये मेंबर हुआ करते थे हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन के। अब ये HSRA है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, HSRA के बारे में अगर हम जाने, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना कब की गई थी और किसके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी? तो ये पहले जो है वो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ करता था। HRA इसको बोलते थे। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। फिर बाद में चलकर 1928 में ये HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो बन जाती है। और HSRA ये जो बन गया, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? इसकी स्थापना भगत सिंह, सचिन सान्याल, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो था वो की गई थी। इसी के बाद जो है वो आप 1929 में देखेंगे कि सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके ऊपर बॉम्ब फेंका गया जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो था वो प्रमुख थे। बाद में चलकर जो है वो फांसी की सजा भी जो है वो दी गई। फांसी की सजा जो था वो किसको दी गई थी और कब दी गई थी? ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। और लाहौर षड्यंत्र केस भी एक हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस में जो है भगत सिंह तो दोषी पाए गए, उनको फांसी की सजा दे दी गई, परंतु भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु भी जो है वो दोषी पाए गए थे। सुखदेव राजगुरु को जो है वो कब फांसी की सजा दी गई? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को 23 मार्च 1931 को जो था वो फांसी की सजा जो था वो दी गई थी। तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है सारा का सारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच डिपार्टमेंट इशूज पैन नंबर। तो बोलते हैं पैन नंबर जो होता है वो कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है? तो पैन नंबर जो है वो इशू किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, पैन नंबर किसके द्वारा इशू किया जाता है ये तो आपको पता चल गया। अब पैन नंबर के बारे में भी जो है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। पैन नंबर के बारे में क्या पता होना चाहिए? पैन नंबर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। P स्टैंड फॉर परमानेंट, A स्टैंड फॉर अकाउंट, N स्टैंड फॉर नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर ये जो है वो इसका पूरा नाम हुआ। और पैन नंबर कितने अक्षरों का होता है, कितने डिजिट का होता है? तो 10 डिजिट का जो है ये होता है, 10 अंकों का ये होता है। तो इसके ऊपर ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि पैन नंबर कितने अंकों का जो है वो होता है। वैसे ही हम GST नंबर भी पढ़ते हैं। GST नंबर जो है वो GST का पूरा नाम क्या है पहले ये पता होना चाहिए। GST ये जो है वो कितने नंबरों का होता है, कितने डिजिट का होता है ये भी पता होना चाहिए। अब GST का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो GST का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है और GST जो है वो 15 डिजिट का जो है वो होता है, 15 डिजिट का ये होता है। तो पैन और GST ये दोनों नंबर क्लियर हुए आपके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। तो बोलते हैं मातृ मृत्यु दर अनुपात के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट होता है, मोर्टेलिटी रेशियो होती है, MMR भी इसको लिखते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो होती है इसको किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? इसको एक्सप्रेस किया जाता है पर 1 लाख लाइव बर्थ। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब समझिए, बोलते हैं द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ इज कॉल्ड। मतलब 1 लाख बच्चों के जन्म पर जो है वो कितनी माताएं जीवित रहती हैं उसको जो है वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोला जाएगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो बोला जाएगा। 1 लाख बच्चे पैदा हुए, उनके पैदा होने के पीछे कितनी माताएं जीवित रह पाई उसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो बोलते हैं। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पर कुछ और चीज़ भी लिखी गई है। लिखा गया है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ द मदर बिफोर और ड्यूरिंग और आफ्टर चाइल्ड इन ऑल कंट्रीज
इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सेफ्टी इज अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर द एफर्ट्स ऑफ MMR इनके मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है कि माता का बच्चे के जन्म से पहले, जन्म के दौरान और जन्म के बाद उनकी जो जीवित रहने की रेशो है वो जो है वो डिफाइन करती है जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हम पढ़ रहे हैं उसको, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको डिफाइन किया गया है। थोड़ा सा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिवाइज करवा देता हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 7 अप्रैल को जो था वो हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो 7 अप्रैल को जो है वो हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी जो है वो मनाते हैं। तो हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वो 7 अप्रैल को जो है वो हर साल जो है वो मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द लिटरेसी रेट इन इंडिया इज कैलकुलेटेड एंड डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ विच एज ग्रुप। तो बोलते हैं भारत में जो साक्षरता दर है वो किस आयु वर्ग के आधार पर उसकी गणना की जाती है, निर्धारित किया जाता है। तो जो लिटरेसी रेट काउंट होता है ना, आप पढ़ते हैं कि इंडिया का लिटरेसी रेट इतना है, हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट इतना है। तो लिटरेसी रेट जो है वो 7 साल की आयु से ऊपर जो है वो काउंट होता है। मतलब जो काउंट किया जाए ना कि कितना लिटरेट है कोई भी कंट्री या फिर इंडिया, तो वो 7 साल से ऊपर के बच्चों को काउंट किया जाएगा कि वो कितना पढ़ सकते हैं, कितना नहीं पढ़ सकते हैं। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑप्शन सी मोर देन 7 ईयर जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। लिटरेसी रेट की बात हमने बहुत बार जो है वो की हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिटरेसी रेट अप्रोक्सीमेटली 74% है। इसमें से मेल लिटरेसी रेट अलग है। मेल लिटरेसी रेट 82% है अप्रोक्सीमेटली, फीमेल लिटरेसी रेट 65% है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के लिटरेसी रेट की बात करें तो हिमाचल का लिटरेसी रेट 82.80% है, और हिमाचल के लिटरेसी रेट में से अगर आप मेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 89% है, और फीमेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो वो 75% जो है वो आता है। तो हिमाचल का भी लिटरेसी रेट पता चल गया आपको, मेल लिटरेसी रेट भी रिवाइज हो गया, फीमेल भी, और ओवरऑल लिटरेसी रेट भी यहाँ से रिवाइज हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द खजुराहो श्राइन्स रूलर्स आर डेडिकेटेड टू बिल्ट बाय चंदेला रूलर आर डेडिकेटेड टू। तो बोलते हैं खजुराहो टेम्पल जो चंदेलास के द्वारा बनाए गए हैं वो किसको डेडिकेटेड हैं, किस भगवान को वो डेडिकेटेड हैं। तो 4 ऑप्शंस आपके पास यहाँ दी गई हैं, आपको अपना आंसर जो है वो कमेंट कर बताना है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन हमने जो है वो इससे पिछले एडिशन में पढ़ा था और पहला ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था। अभी आप कमेंट कर अपना आंसर बता दीजिए। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको हर एक अपडेट दे दी जाती है जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। टेलीग्राम के अलावा हमारा व्हाट्सएप पेज भी है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, उसमें आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर क्विज़ हम जो पोस्ट करते रहते हैं। व्हाट्सएप के अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।